जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा डाउट और बहुत बड़ा क्वेश्चन आज इंडिया के अंदर लाखों स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिमाग में है कि आखिर एनटीए को ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट पड़ गई या एनटीए को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि फॉर्म फिलिंग के टाइम में वेरी फर्स्ट टाइम अब तक की हिस्ट्री में उनको सर्टिफिकेट आईडी कैटेगरी का, सर्टिफिकेट इशू डेट कैटेगरी की और सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नाम कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का मांगना पड़ गया। आप सबको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और ना चाहते हुए भी या बोलूं कि किसी रीज़न से एनटीए ने इतने हज़ारों पेरेंट्स और हज़ारों बच्चों को एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए कह सकते हैं कि प्रेशराइज किया है। सबसे बड़ा रीज़न ये है जो हमें दिखाई दे रहा है, हर साल ऐसा होता है जब स्टूडेंट कैटेगरी रिलेटेड डिटेल्स भरते थे, केवल वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी डिटेल भरते थे या फिर ओपन भरते थे और ये भर के वो पूरे फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट करते थे। कई बार करेक्शन के टाइम पे स्टूडेंट करेक्शन कर लेते थे जिन्होंने पहले गलत भर दिया, और कई बार स्टूडेंट सोचते थे कि चलो अभी तो भरते हैं, अगर हम कैटेगरी डिटेल सर्टिफिकेट में नहीं दे पाएंगे आगे, जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो हमें ओपन में काउंट कर लिया जाएगा। ये अमूमन तौर पर एक स्टूडेंट का माइंडसेट होता था और इसी वजह से ऐसा होता था कि जब रिजल्ट्स आते थे जेईई मेन के सेशन 1 और सेशन 2 के हायर एनटीए स्कोर को कैलकुलेट करके, तो स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक और जो उसने कैटेगरी भरी है उस पर कैटेगरी रैंक भी मेंशन होकर आती थी। अब इस वजह से जब ये बच्चा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ना तो को स्टूडेंट अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकता है ना कैटेगरी रैंक को चेंज कर सकता है, क्योंकि लाखों बच्चों की जब ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक डिस्प्ले कर दी जाती है या डिक्लेयर कर दी जाती है, उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। इसलिए एनटीए और जेईई मेन उसमें करेक्शन का ऑप्शन रिजल्ट आने के बाद नहीं देते थे। होता ये था, बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद स्टूडेंट बल्क में ऐसे होते थे जो अपने कैटेगरी डॉक्यूमेंट के रिजल्ट्स आने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट के फर्स्ट राउंड, क्योंकि जोसा में कई राउंड्स में काउंसलिंग होती है और फर्स्ट राउंड में 90% से ऊपर या 95% से ऊपर बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता था। और उस समय बल्क में ऐसे स्टूडेंट देखने में आते थे जो कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, या जिन्होंने फॉर्म में पहले कैटेगरी भर दी और बाद में उस कैटेगरी से वो डिसक्वालीफाई हो गए या कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाए। इसी वजह से जो सीटें जो पहले राउंड में कैटेगरी पे अलॉट हो जाती थी, बल्क में सेकेंड राउंड में खाली होती थी, क्योंकि कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं होने की कंडीशन में जोसा के बिजनेस रूल में यह लिखा जाता था कि अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट के टाइम में नहीं दे पाएंगे तो हम आपको ओपन में आपको सीट अलॉट करेंगे, लेकिन पहले राउंड में आपके अलॉटेड सीट को कैंसिल करेंगे और सेकेंड राउंड में आपको अलॉटमेंट ओपन पे किया जाएगा। इस वजह से कई सारी सीटें कैटेगरी वाले बच्चों पे अलॉटमेंट में वैकेंट होती थी, जो आने वाले टाइम में या तो ओपन पे अलॉट होती थी या फिर वो सीटें कई बार वैकेंट ही रह जाती थी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैक्सिममली बच्चों को कैटेगरी के कारण सीटें अलॉट कर दी जाती हैं। और अमूमन तौर पे जोसा काउंसलिंग का जो ट्रेंड देखने को मिला है उसमें पहले राउंड में ही सीटें मैक्सिमम अलॉट होती हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में सीटें कांस्टेंट रहती हैं। कुछ बच्चों को अलॉटमेंट होता है, कुछ बच्चों का अपग्रेडेशन होता है, लेकिन ज्यादातर कांस्टेंट देखने को मिलता है और लास्ट राउंड तक आते आते सीटों का रीअलोकेट होता है या फिर कांस्टेंट के कारण चेंज होता है या फिर अपग्रेडेशन होता है या नई ब्रांचों का अलॉटमेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि टेक्निकल ग्लिच आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब सीट में कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे तो ओपन पे अलॉटमेंट के टाइम पर गवर्नमेंट नए बच्चों को सीट अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि जिन बच्चों को पहले अलॉटमेंट हो गया उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली, सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करके अपनी सीट को रोक लिया। अब जो ओपन में उसी बच्चे को काउंट करना था जिसकी कैटेगरी पहले कैंसिल हो गई थी, उस बच्चे को वापस से वो सीट जो एक्चुअल वो रैंक बेसिस पे पहले राउंड में डिजर्व करता था उसको नहीं मिल पाती थी, और इस वजह से टेक्निकल ग्लिच आती थी और कैटेगरी वाले बच्चों का भी नुकसान होता था, क्योंकि कैटेगरी में उसकी रैंक जब अच्छी थी और कैटेगरी वाली सीट किसी और बच्चे को अलॉट करनी थी, जबकि उस बच्चे को सीट दे दी गई और उसकी सीट सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद कैंसिल कर दी गई, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं होता था और वो उस बच्चे की सीट जो वैकेंट हुई दूसरे बच्चे ने अगर प्रायोरिटी में नहीं भरा तो ये टेक्निकल ग्लिच बहुत सारी आती थी। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओपन में काउंट करने पर भी टेक्निकल ग्लिच आती थी, क्योंकि उस बच्चे को ओपन कैटेगरी से अलॉटेड सीट नहीं मिल पाती थी। रीजन, क्योंकि पहले ही फर्स्ट राउंड में जिनकी एक्चुअल अलॉटमेंट ओपन से हुआ तो उनको मिल गई थी, उनकी सीट नहीं ले सकते क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस भी डिपॉजिट कर दी
जाती थी, और साथ साथ उसको जो कैटेगरी पे अलॉटमेंट हुआ वो एक्चुअल में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पाया। अब उसकी सीट जो खाली हुई, एक्चुअल में दूसरा बच्चा डिजर्व करता था जिसकी रैंक उससे भले नीचे थी, लेकिन उसकी कैटेगरी कैंसिल होने के कारण उसको पहले उसने सीट रिजर्व कर ली और उसने उस ब्रांच की प्रायोरिटी को नहीं भरा, तो कई बार ये सीटें खाली भी रह जाती थी। इसी वजह से एनटीए ने वेरी फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलिंग के टाइम पर यह क्लियर कर दिया कि आप हमें आज ही क्लियर कर दें क्या आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा एनटीए को भी होगा, और वाकई में टेक्निकल ग्लिचेज अगर अलॉटमेंट के टाइम पे कम होंगी तो एक्चुअल सही तरीके से अलॉटमेंट होगा और एक स्मूथ काउंसलिंग सही तरीके से कंडक्ट की जा सकेगी। इसलिए बच्चों, एनटीए ने वेरी फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलिंग के टाइम में ही आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, इशूइंग अथॉरिटी का नाम और इशूइंग डेट को डिस्क्लोज करके मांग लिया है, ताकि बच्चे सिंसियरिटी से अपनी चीज़ों को भरें। और जो बच्चा वाकई में कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसके पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले बनवाने जाए, ताकि उससे वहीं उसकी क्लैरिटी आ जाए कि उसका सर्टिफिकेट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, और वो तब फॉर्म को भरे। साथ साथ वो बच्चे जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना बना हुआ है वो भी अवेयर हो जाए कि मेरे को काउंसलिंग के टाइम में अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी सर्टिफिकेट आईडी सारी चीजें भर रहा हूं, सारी चीजें मांग रहा हूं, तो मैं सही चीजें भरूं। और एक अथॉन्टिकेशन गवर्नमेंट पहले चाह रही है, ताकि बाद में आने वाले जो कैटेगरी कैंसिलेशन है फर्स्ट राउंड के बाद, अलॉटमेंट के बाद और एडवांस के टाइम में भी कई सारे बच्चे अपनी कैटेगरी को कैंसिल करते थे और ओपन कैटेगरी में काउंट करने के हिसाब से जाते थे, जबकि जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका होता था कैटेगरी पे, क्योंकि उसके बाद ही एडवांस की फॉर्म फिलिंग चालू होती है। इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और कहते हैं कैटेगरी के वाकई में ऑथेंटिकेशन से कैटेगरी वाले बच्चों को सेग्रीगेट करके सही तरीके से कॉलेजेस के अलॉटमेंट और काउंसलिंग के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए एनटीए ने पहली बार ये एक बहुत टफ स्टेप लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि आप कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट डिटेल हमें भरिए, क्रेडेंशियल हमें दीजिए, तो बल्क में हिंदुस्तान के अंदर 4 लाख बच्चों में से 2-3 लाख बच्चे, 1-2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट पहले था ही नहीं, उन्हें यह तक नहीं पता था कि हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट को अभी देना पड़ेगा। अब वो बच्चे जाकर के सर्टिफिकेट को बनवा पाए और एक्चुअल अपने फॉर्म को भर पाए। अब ये मैक्सिमम फिल्टर हो चुका है कि कितने बच्चे उस कैटेगरी से एक्चुअल बिलोंग करते हैं, और अब अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो बहुत कंफर्टेबल है कि वो काउंसलिंग के टाइम में भी अपने डॉक्यूमेंट को दे पाएंगे, और एनटीए काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को अननेसेसरी के कहते हैं ना कि डिस्क्वालीफाई करना, सीटें कैंसिल करना, इन चीजों से बच के अपने प्रॉपर काउंसलिंग को कंडक्ट कर पाएगी। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअली कि पहले से ही ऑथेंटिकेशन बेसिस पर बच्चों को क्लियर कर दिया गया कि आप हमें सर्टिफिकेट डिटेल दो, आपकी कैटेगरी डिटेल दो, ताकि हम आपको एक्चुअल कैटेगरी में जिसमें आप बिलोंग करते हैं उसमें आपको सीट भी अलॉट करेंगे और आप अपने आप को उसमें क्वालिफाई भी करिए। अननेसेसरी के बाद में क्लैशिंग क्रिएट मत करिए कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे या आप गलत सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इस बारे में भी गवर्नमेंट ने सोचा कि वाकई में इस चीज से वो लोग भी डरेंगे, घबराएंगे या फिर हेजिटेट करेंगे या हिच करेंगे जो गलत सर्टिफिकेट बना करके काउंसलिंग में देते थे। उनको पता चल रहा है कि अभी गवर्नमेंट एक्चुअल में थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो रही है काउंसलिंग में कैटेगरी के मामले में, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट चाहती है कि फेयर अलॉटमेंट्स हो, फेयर कॉलेजेस के अलॉटमेंट हो, फेयर स्मूथ काउंसलिंग हो, कोई बच्चा गलत डॉक्यूमेंट देकर के काउंसलिंग में अलॉटमेंट के टाइम पे परेशान ना हो, ना उसकी सीट कैंसिलेशन हो। इन सब चीजों से बचने के कारण ये सर्टिफिकेट डिटेल आपसे कैटेगरी वाली मांग ली गई है। तो गाइस यही कारण है कि इस बार एनटी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अच्छा है, हम डॉक्यूमेंट पहले बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल हम उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और मानता हूं थोड़ा परेशानी वाकई में आई बच्चों को और आ भी रही है, वाकई में बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। बहुत सारे बच्चे अननेसरी परेशान हो रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगने, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने क्यों मांगा और एनटीए क्यों एडामेंट रही कि उन्होंने इतने सारे मेल पहुंचने के बाद, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पहुंचने के बाद भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में से कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, इशूइंग डेट और अथॉरिटी के नाम को नहीं हटाया, ना उसको ऑप्शनल किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये डिटेल एक बार उनके पास पहुंचे, कोई बच्चा गलत डॉक्यूमेंट बना करके काउंसलिंग में किसी बच्चे की सीट ना खराब कर दे या फिर वो आगे जाकर के अपने टेक्निकल इश्यूज में किसी बच्चे की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। गवर्नमेंट पहले ही उसको स्मूथ करना चाहती है, फिल्टर करना चाहती है, कैटेगरी वाले बच्चों को अलग करना चाहती है। तो एनटी का अच्छा स्टेप है, थोड़ा पैनिक है, मैं खुद इस चीज को मान रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं, पहले बता देना चाहिए था अगर आपको ऐसा करना था। लेकिन ठीक है, आप काउंसलिंग अच्छी कराइए, स्मूथ कराइए, यही कारण है कि बच्चों को पहली बार कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल मांगेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और प्रॉपर ऑथेंटिक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंच रहेगी कॉलेज एडमिशन तक। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।